जो हैं वो गलत हाथ में जाने से बच गए। और अब बात आज की बड़ी खबर की। टाइम्स नाउ नवभारत ने अपनी लॉन्चिंग के दूसरे दिन यानी आज दूसरा बड़ा खुलासा किया। खुलासा यह कि पूर्व सीबीआई चीफ आलोक वर्मा पर मोदी सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। विश्वसनीय सूत्र हमें यह खबर दे रहे हैं कि मोदी सरकार के कार्मिक और गृह मंत्रालय ने यूपीएससी को आलोक वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। कार्मिक मंत्रालय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं और गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। इस खुलासे के बाद सियासी हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर हो गए। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सरकार पर अटैक कर रही है। सरकार का स्टैंड यह है कि एक्शन जो भी होगा कानून के मुताबिक ही होगा। सवाल है कि अगर कोई करप्शन करता है तो उसके ऊपर एक्शन होना ही नहीं चाहिए क्या? अगर एक्शन होता है तो उसमें विपक्ष को परेशानी क्यों हो जाती है? हर बार यही होता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए एक पूरा पैनल हमारे साथ आज मौजूद होगा, जिनसे आपका परिचय कराऊं। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट जिसमें पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत ने आज सुबह बड़ा खुलासा किया। मोदी सरकार के एक ऐसे एक्शन के बारे में जानकारी दी जो आजाद भारत में पहली बार होने जा रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने का बड़ा निर्णय लिया है। वही आलोक वर्मा जिनका नाम पेगासस की उस लिस्ट में भी है जिनके फोन रिकॉर्ड करने के आरोप हैं। वही जासूसी कांड जिसे लेकर विपक्ष ने मॉनसून सत्र को 19 जुलाई से अब तक चलने नहीं दिया। सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार पूर्व सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ अभियोग क्यों चलाना चाहती है? इस एक्शन के पीछे की असली पिक्चर क्या है? टाइम्स नाउ नवभारत को इस प्रश्न का उत्तर सरकार के विश्वसनीय सूत्रों से मिला। इसके मुताबिक दो मंत्रालय ने आलोक वर्मा के खिलाफ अभियोग चलाने की सिफारिश की है। यह सिफारिश यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन यानी यूपीएससी से की गई है। जिन दो मंत्रालयों ने एक्शन लेने को कहा है उनमें पहला है कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय जो खुद प्रधानमंत्री के पास है, और दूसरा है गृह मंत्रालय। इसकी जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर है। अब आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर थे और दिल्ली के वर्तमान पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना इसी एजेंसी के स्पेशल डायरेक्टर थे। तब राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे। सरकार का मानना है कि आलोक वर्मा ने भ्रष्टाचार किया। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई सरकारी नियम और कानून तोड़े हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस खुलासे के बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मचा है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। उस व्यक्ति को फंसाने के लिए ये तमाम कार्रवाई शुरू कर दी, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दिखता है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार तानाशाही के डंडे से इस मुल्क को चलाना चाहती है। राफेल भ्रष्टाचार के मामले में वो एफआईआर लिखने जा रहे थे सरकार के खिलाफ, और इसीलिए तानाशाही करके उनके दफ्तर पे कब्जा करके राकेश अस्थाना को वहां बैठाने की कोशिश की गई। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ कि हर एक के ऊपर उन्होंने जासूसी की है। ये पेगासस में पूरा बाहर आ जाएगा, तब उसके लिए उनका डर है। हर एक को ऐसा ही डराते रहते हैं, किसी को सीबीआई से, किसी को ईडी से, किसी को केस करके, किसी को अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डराया गया, तो दूसरों की क्या बात है? ये सरकार की मनमानी कुछ भी हो सकता है। किससे किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी वो जानते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और सरकार ने साफ किया है कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होगी। कानून अपना काम कर रहा है और अपनी गति से कर रहा है। सत्य जो होगा वही किया जाएगा।
जो कानून चाहता है वही होगा। ये आलोक वर्मा, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है कि कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, तो किस तरह से देखते हैं? देखेंगे, जैसी स्थितियां हों समय पर जवाब। सवाल है, अगर किसी भ्रष्टाचार अधिकारी पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो फिर उस पर सवाल क्यों? सवाल ये भी है कि क्या सरकार के लिए ये कार्रवाई इतनी आसान है? सवाल है, क्या अब इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। ये पूरी खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की सिफारिश खुद सरकार कर रही है एक अधिकारी के खिलाफ, एक इतने बड़े पद पर रहे अधिकारी के खिलाफ। विपक्ष इस पर फिर वही हंगामा कर रहा है कि क्यों आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। आलोक वर्मा को क्लीन चिट पहले ही दे दी गई, पूरी जांच चली है 2 साल, बावजूद इसके ये हो रहा है। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि अगर एक्शन हो रहा है तो विपक्ष टेंशन में क्यों आ जाता है हर बार। चर्चा करने के लिए हमारे साथ उदित राज, कांग्रेस के नेता, जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ हैं। इश्करण भंडारी, वकील हैं, हमारे साथ हैं। गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है। उदित राज जी, क्या दिक्कत है? एक प्रक्रिया है, उसके तहत जांच हुई, जांच में कोई बात सामने आई, उसकी सिफारिश की गई कि कार्रवाई कीजिए। कांग्रेस को क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत आपको ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा कहीं आपको दिक्कत है। जो गोदी मीडिया आपका है वो ज्यादा चिंतित है, कहते सबसे बड़ी कार्रवाई, अरे श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया। कितनी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, इतना बढ़ा चढ़ा करके क्यों बोलते हैं? चलिए, छोटी कार्रवाई है, शर्म नहीं आती? छोटी कार्रवाई से भी क्या दिक्कत है आपको? राफेल में मोदी से पूछा आपने? राफेल में मैंने देश की कोर्ट पर विश्वास किया। मैंने राफेल पर देश की कोर्ट पर विश्वास किया। आपको नहीं है, आपकी दिक्कत है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने सवाल किया हो, है हिम्मत? उदित राज जी, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उसका तो जवाब दीजिए। आपको क्या दिक्कत है? कार्रवाई मान लीजिए बहुत छोटी, बहुत छोटी, फिर हंगामा क्यों है? बीजेपी का चैनल है। उदित राज जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ तो शर्म करो भाई, कुछ तो शर्म करो। यानी जो आदमी राफेल के खिलाफ में एक्शन लेने जा रहा, जो भ्रष्ट आदमी राकेश अस्थाना, जिसको मतलब अनवी रमना जी ने सीबीआई डायरेक्टर नहीं, जो सरकार के लिए नहीं मोदी के लिए काम कर रहे हैं, उनको तो आप मसीहा बना रहे हैं। यही करते करते तो देश को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। आज इस देश की जांच, राफेल की जांच फ्रांस कर रहा है, कितना अपमान की बात है। पेगासस की जांच के ऊपर आपने कहा कि इतनी बड़ी बात हो गई है, पेगासस के ऊपर जांच होनी चाहिए, ऐसा आपने बोला शुरुआत में। पेगासस के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देश के लिए जिम्मेदार। पेगासस के बारे में आप क्या जानते हैं? उदाहरण दूं आप? पेगासस के बारे में आप क्या जानते हैं? मोदी का जो मोदी, उदित राज जी, पेगासस के बारे में क्या जानते हैं? पीएम केयर फंड है, पेगासस के बारे में क्या जानते हैं? पेगासस कौन सी कंपनी बनाती है? पीएम केयर फंड। पेगासस कौन सी कंपनी बनाती है? पीएम केयर फंड क्या पेगासस कौन सी कंपनी बनाती है? होता ऑडिट नहीं होता है। जो प्रधानमंत्री ही इस देश का कानून न माने। उदित राज जी, पेगासस कौन सी कंपनी बनाती है, बता सकते हैं आप? कानून ही नहीं काम कर रहा है इस देश। पेगासस कौन सी कंपनी बनाती है, आपको पता है? कर रहा है, इनके ऊपर नहीं कर रहा है। उदित राज जी, पेगासस कौन सी कंपनी बनाती है? इलीगल काम करे, कानून को न माने। आप कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। अरे कानून उनके खिलाफ काम कर रहा जो ईमानदार हैं, जो देशभक्त हैं, उनके खिलाफ काम कर रहा। जो देशद्रोही और भ्रष्ट हैं उनको कानून बचा रहा है। अरे कम से कम ये तो करो। पेगासस कौन सी कंपनी बनाती है? एनसो बनाती है। एनएसओ बनाती है। अल्जीरिया ने दे दिया ऑर्डर इंक्वायरी का, इंग्लैंड ने दे दिया, फ्रांस ने दे दिया, एनएसओ बनाती है। अब मुझे ये बताइए, सर मुझे ये बताइए, अगर उस लिस्ट में वो नाम है जो संभावित हो सकते हैं, जिनमें क्लाइंट का इंटरेस्ट हो सकता है, आप उसको बैठकर मानते रहिए कि उसमें जो है सर्विलांस हो गया। मैं नहीं मान सकता ना सर, जब तक कि कोई सबूत ना आ जाए। मुझे ये बताइए विक्रम सिंह जी,
क्या इस देश में जितनी जांच एजेंसीज हैं, जितनी व्यवस्था है, क्या उसको बंद कर दिया जाए? आप खुद एक बड़े अधिकारी रहे हैं, क्या कार्मिक विभाग बिना किसी सबूत के अनुशंसा कर सकता है कि कार्रवाई होनी चाहिए? सबूत इकट्ठा कर लिया। अरे आपके सामने कानून का बिंदु रखना चाहूंगा। राजनीतिक व्यक्तियों की विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कानून है ऑल इंडिया सर्विसेज रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958 उसकी धारा 3(1), 3(2) और 3(3) और धारा 6 में बिल्कुल स्पष्ट प्राविधान है कि अगर व्यक्ति अवकाश प्राप्त करता है तो पेंशन और पेंशन का चालू रहना तब तक वो लागू है जब तक कि उसका चाल चलन ठीक है। और सरकार किसी भी समय कदाचरण, भ्रष्टाचार और अन्य चीजों को लेकर के उसमें कार्रवाई कर सकती है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से अनुशंसा प्राप्त करने के उपरांत पेंशन, ग्रेचुइटी उसको रोक सकती है, कम कर सकती है और पूरी तरीके से बंद भी कर सकती है। ये तो हमारे नियम में आज से नहीं 1958 से है, तो उसके बारे में अगर कार्रवाई हो रही है तो ये तो संतोष का विषय है। लेकिन मेरा एक प्रोविजो इसमें है कि ये बात अगर दिसंबर 2017 में उजागर हुई थी तो इसकी कार्रवाई 6 महीने के अंदर पूर्ण हो जानी चाहिए थी, इतना विलंब नहीं होना चाहिए था। ऐसे प्रकरण में अगर विलंब होता है तो मन में दुश्चिंता और शंकाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन ये सरकार का अधिकार है। और आपने कहा कि पहला नहीं, इसके पहले भी कई उदाहरण ऐसे हैं जब ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958 के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। लोगों की पेंशन, मेडिकल सुविधाएं और ग्रेचुइटी के पैसे तक जब्त किए गए हैं। ये कोई नई और अप्रत्याशित चीज नहीं है, लेकिन ये हुई, ये संतोष का विषय है, जिससे कम से कम ये संदेश जाए कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की एक्टिविटी देश और समाज और हम आप सब चाहते हैं। इससे ऊपर कोई नहीं। ठीक है, निदेशक सीबीआई के पद पर बड़े महत्वपूर्ण पद पे थे, लेकिन अगर कदाचार की कोई बात है तो ऐसा नहीं कि सरकार मनमानी कर सकती है। यूपीएससी की अनुशंसा के उपरांत, हालांकि ये भी प्रोविजन है कि इसी एक्ट में, इन्हीं रूल्स में, कि जो मत केंद्र सरकार का होगा वही सर्वमान्य होगा। ठीक है, ईश्वरन भंडारी साहब, आपने उदित राज को भी सुन लिया, विक्रम सिंह जी को भी सुन लिया। विक्रम सिंह कह रहे हैं ये स्वागत योग्य है कि भाई एक प्रक्रिया है, उसके तहत जिसके खिलाफ सबूत मिला कार्रवाई हो रही है। आपको इसमें कोई दिक्कत नजर आती है? देखिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सरकार ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी है और उनको लगता है कि इसके अंदर एक फॉर्मल इंक्वायरी करनी चाहिए या एक्शन लेना चाहिए, तो वो उनके पास पूरी शक्ति है करने की। पर मैं एक विक्रम सिंह जी की बात से एग्री करूंगा, ये पहली बारी नहीं है। आप देखिए, रंजीत सिन्हा जो पूर्व सीबीआई डायरेक्टर थे, उनके ऊपर तो एफआईआर भी हुई थी। उससे पहले एपी सिंह के ऊपर भी एफआईआर भी हुई। नहीं सर, इसमें हमने बस एक बात जोड़ी है कि ये जो अनुशंसा गई है खुद सरकार की तरफ से गई है। कार्रवाई जरूर हुई है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, विक्रम जी की भी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सरकार अनुशंसा करके जो कह रही है कार्रवाई की, उसमें हम कह रहे थे। जी, अपनी बात कहिए। मैं लार्जर पॉइंट कर रहा हूं कि एफआईआर तो इससे भी गंभीर है क्योंकि वो क्रिमिनल आरोप है, ये तो फिर भी सर्विस रूल के अंदर है। पर अगर वो टाइम बाउंड ना हो और अगर उसका नतीजा ना पहुंचे तो फिर वो देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको सबूत मिलता है, चाहे वो सीबीआई डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई हो, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द फैसले पे पहुंचना चाहिए। ये जो डिले है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। बाकी इंक्वायरी करना तो सरकार का हक है और अगर सरकार को ग्राउंड्स मिले हैं तो पर सर उस हक पर भी सवाल उठते हैं, उस हक पर भी सवाल उठते हैं, उस हक पर भी आप सुन रहे हैं उदित राज क्या कहते हैं कि लोगों को डराया जा रहा है, संजय सिंह कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। तो फिर उस हक का मतलब क्या रह गया? फिर जितनी जांच की प्रक्रिया है वो बंद हो जाए। हर बार यही होता है। नहीं, ये मैंने जैसे आपको बात बोला, ये डराने की बात तो ये विपक्ष का काम है, वो डराना ही कहेगी। पर अगर सरकार को अपने केस पे कॉन्फिडेंस है, अपनी इंक्वायरी पे कॉन्फिडेंस है, तभी वो एक्शन ले रही है। तो मेरा सिर्फ ये आग्रह है कि ये जल्दी टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बाकी तो सरकार, इनफैक्ट सरकार की ड्यूटी है कि अगर उनको लगता है कोई करप्शन हुई है या कोई आपने सर्विस रूल का उल्लंघन किया, तो सरकार की ड्यूटी है उस पर एक्शन करना और जरूर करना चाहिए। सिर्फ इसको टाइम बाउंड मैनर में करना चाहिए, वो देश की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा होगा। नासिर सलीम जी, आपके हिसाब से सरकार की ड्यूटी या सरकार डरा रही है और अपने हिसाब से चीजें चला रही है? देखिए, नमस्कार और आदाब सुशांत जी। पहली चीज तो मैं बधाई देना चाहूंगा टाइम्स ऑन भारत को कि आप लोगों ने नया चैनल शुरू किया हिंदी में। और जहां तक आपका सवाल है, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, देखिए सुशांत जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोगों का भरोसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे लोगों का भरोसा उठ गया है।
भरोसा क्यों उठा है? क्योंकि मैं आपको हाल ही में बताना चाहूंगा, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा। जिस हिसाब से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, अभी जो चुनाव जो खत्म हुए उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूं और मैं समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं आज। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जिस हिसाब से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और अध्यक्ष के चुनाव में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, तो हमें यह लगता है कि जनता जवाब यह मांगना चाह रही है कि आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसका काम होता है आम आदमी को प्रोटेक्शन देना, आज कहीं वो धमकाने का काम तो नहीं कर रहा। देखिए, जहां तक आलोक वर्मा जी का सवाल है, क्योंकि आपका आज का डिबेट का मुद्दा वही है, मैं ये मानता हूं और हमारी पार्टी का ये मानना है सुशांत भाई कि जितने भी प्रयास चल रहे हैं, इंक्वायरीज चल रही हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। आप करिए, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई हैं और सीबीआई के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो डेटा का इस्तेमाल का मामला हो या कुछ और चीजों का, करप्शन का मामला अगर प्राइमा फेसी आई हो बाहर, तो जरूर उस पर कार्रवाई किया जाए, चाहे वो आलोक वर्मा जी हो या कोई भी हो। मेरे हिसाब से अगर वो सबसे बड़ा राजनीतिक दल का मेंबर भी हो, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। नासिर भाई, ये तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और बहुत बेहतर बात कर रहे हैं, सुनकर मुझे खुशी हो रही है। लेकिन उदित राज जैसे लोग जो खुद कमिश्नर रह चुके हैं, खुद इतना बड़ा उनका कार्यकाल रह चुका है, वो सारी चीजें समझते हैं, और जैसे ही वो कुर्ता पजामा पहनते हैं पॉलिटिक्स का, वो पहला ही बयान ये देना शुरू करते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसके पीछे एजेंडा है। तो फिर बतौर नागरिक आपके मन में ये सवाल आने लगता है ना कि फिर सारी चीजें बंद हो जाएं। सीबीआई, जहां जरूरत पड़ती है आप सीबीआई से जांच की बात कहते हैं, जहां जरूरत पड़ती है आप कहते हैं सीबीआई जो है वो तोता है, जहां जरूरत पड़ती है आप कहते हैं कि आलोक वर्मा पर अगर आरोप लग रहा है तो आप जांच कराइए, और जब जांच की रिपोर्ट आती है तो आप कहते हैं डराया जा रहा है। फिर ये दोनों चीजें नहीं हो सकती नासिर जी। देखिए सुशांत जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं, दोगलापन नहीं दिखना चाहिए। मगर सबसे पहले मेरा सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट से यह है कि आप जो आपकी संस्थाएं हैं जैसे सीबीआई, ईडी, ऐसा क्यों है कि एक वहम फैला हुआ है पूरे प्रदेश में और देश में खास करके कि इनको इस्तेमाल करके लोगों की आवाजों को बंद किया जा रहा है। पर सर ये फैलाया जा रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं। उदित राज जी, जिस डबल स्टैंडर्ड की बात नासिर जी कह रहे हैं, नासिर सलीम, आप भी नासिर सलीम की तरह कह सकते थे कि भाई सबूत है तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आप उस डबल स्टैंडर्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज एक और चैनल खुल गया जो आपका है, उसका लिए मैं शुभकामना देता हूं। आप जो है बिल्कुल बहस को अपने दृष्टि से ही कराना चाहते हैं। राफेल वाले मामले में क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ, पेगासस मामले में क्यों नहीं इंक्वायरी ऑर्डर करी जा रही है, ये बड़े सवाल है। मैं आपसे आलोक वर्मा पे पूछ रहा हूं। वहां पर बंगाल के चुनाव में हिंसा हुई, आपसे बोलते नहीं बना है। कैंडिडेट बंगाल में जो हिंसा हुई उस पर बोलते नहीं बना आपसे। ईडी का छापा पड़ रहा है। बंगाल में हिंसा पर बोलते नहीं बना आपसे। तो कभी नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? सुना नहीं आपको? मैं पूछ रहा हूं, बंगाल की हिंसा पर आपने कुछ कहा था क्या? पेगासस पर अभी तक, अरे जासूसी पर ये सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है कि इसने खरीदा कि नहीं खरीदा? सबसे बड़ा देश मैं आपसे का तो पूछ रहा हूं, आलोक वर्मा पर आप कह रहे हैं जासूसी पर। जो भी सच बोलता उसी के खिलाफ गीता भट्ट जी है। जो सवाल नासिर सलीम उठा रहे थे, मैं उस पर भी आपका जवाब चाहता हूं। अपना इस खबर पर रिएक्शन तो दीजिए ही, लेकिन जो नासिर भाई कह रहे हैं कि जनता के मन में एक सवाल है, डाउट है कि ये एजेंसीज जो हैं वो दबाव में काम करती हैं, वो डाउट है या डाउट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है हर संस्था पर, चाहे वो कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईवीएम हो, दूसरी चीजें हो, और अब इस मामले में? जी सुशांत जी, सबसे पहले तो टाइम्स नाउ और नवभारत के लॉन्च के लिए आपको भी और टाइम्स नाउ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक आज का जो डिबेट का विषय है, देखिए, जो प्रशासनिक पदों पर बैठे अफसर होते हैं वह सरकार की नीति और उनकी कार्य पद्धति के सूचक होते हैं।
अगर उसमें कहीं भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या बेईमानी पाई गई है और उस पर कार्रवाई होने के बाद अगर यह बात साबित होती है कि उन्होंने ऐसा किया है और अगर सरकार उस पर कोई एक्शन ले रही है, कोई कार्रवाई आगे करने का निर्णय ले रही है, तो इस बात से तो जनता का भरोसा जो है सरकार के ऊपर और बढ़ता है। ये तो अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो भी लोग जो भी अफसर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक कार्यवाही में जो लोग जुड़े हुए हैं, वह जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। और अभी जिनकी बात हो रही है, इनको तो 2019 में जो डीओपीटी है उसने चार्जशीट, 3 चार्जशीट उनको थमाई हुई थी और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। तो ऐसा तो है नहीं कि चार्जशीट आज थमाई। अब थोड़ी देर में उदित राज जी कह देंगे आप भी बिक गई हैं, वो कह देंगे आप भी बिक गई हैं, ऐसी बातें करती हैं। देखिए, ऐसा है कि जब व्यक्ति के पास तर्क नहीं होता तो सबसे आसान होता है दोष मढ़ देना, मीडिया के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर या व्यक्तिगत तौर से जो है आरोप लगाना। अगर कोई तथ्य है, कोई तर्क है तो उस पर बात करिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और अगर उस पर कार्रवाई की जा रही है तो इस पे आपत्ति कैसे? उदित राज जी, गीता भट्ट जी की बात समझ में आ रही है कि ये भी नहीं समझ में आ रही? सुशांत जी, एक उदाहरण अगर आप 10 सेकंड हाँ, दे दीजिए, चाहूंगी और याद भी दिलाना चाहूंगी उदित राज जी को कि एक ध्यान आ रहा है 2014 में उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे हरीश रावत जी, तो उन्होंने मनमोहन जी को खास कहकर एक ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर को गुजरात काडर के बड़ी स्पेशल इंटरपर्सनल ट्रांसफर करा के उनको उत्तराखंड बुलवाया था। और बाद में पता चला था कि वो किस प्रकार से वीडियो टेप मिले थे उनके, जिसमें कि वो गलत काम करते हुए पकड़े गए थे और उसके बाद दोबारा वापस भेजना पड़ा था। तो ऐसे ऐसे भी उदाहरण है यहाँ पे। तो देखिए, जो सरकार में जो लोग बैठे, जो जनता से चुनकर आए हुए लोग हैं, अपेक्षा है जनता की कि वह साफ सुथरी सरकार चलाएंगे। तो और उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी है वो बिल्कुल उसके भाग है, उससे बाहर तो नहीं है। उदित राज जी, कुछ समझ में आया? नहीं, समझ में तब आएगी बात कि जब राफेल के घोटाले की जांच के लिए जेपीसी की मांग करी गई तो सरकार ने नहीं कर दिया। तो भ्रष्टाचार का निवारण तो तभी हो सकता है जब प्राइम मिनिस्टर के भ्रष्टाचार से जांच शुरू हो। प्राइम मिनिस्टर का भ्रष्टाचार कैसे है? सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है। नहीं है। और जेपीसी अरे भाई सुन लीजिए, जेपीसी क्यों नहीं बैठाने दिए? जेपीसी से जांच करा लें। सबसे पहले तो भ्रष्ट इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जेपीसी से जांच करा लें। जब आप कोर्ट चले जाएं, साफ हो जाए तो हम प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, आप कोर्ट चले जाएं। जो ऑफिसर इनकी कौन भ्रष्ट है नहीं है, इसका फैसला जहां हो सकता है वहां कर लें। आप कोर्ट चले जाएं। ऑफिस प्रोसीजर को जानता हूं, मैं गवर्नमेंट में रहा हूं मुझे मालूम है, जिसको चाहो फंसा दो। आपने कितनों को फंसा दिया था? गैर कानूनी काम आपने कितनों को फंसाया था? फंड बनाए और पीएम केयर फंड आपने कितनों को फंसाया था? अगर आपको पता है कि कैसे फंसाया जाता है, आपने कितनों को फंसाया था? का पैसा है और प्राइम मिनिस्टर। अरे छोड़िए, अभी खुलासा कीजिए, कितनों को फंसाया था या कितनों को फंसते हुए देखा था? अपना काम करेगा। उदित राज जी, कानून आपने कितनों को फंसाया था या फंसते हुए देखा था? केयर फंड में ऑडिट नहीं हो सकता और आरटीआई नहीं लग सकती। तो इस देश का जनता के पैसे पर यानी कानून नहीं लागू होता तो कानून का राज है इस देश में। उदित राज जी, मैं आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो समझ गया हूं। कानून का ही राज आप जो है आप तय करके आए हैं कि कुछ भी बोलना है क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है। शुरुआत कर विक्रम सिंह जी, धन्यवाद। विक्रम सिंह जी, थोड़ा सा रुकिए सर, गंभीर विषय है और मैं चाहता हूं गंभीर चर्चा हो। विक्रम सिंह जी, क्या स्कोप है जो उदित राज क्लेम कर रहे हैं कि ये जो जांच हुई, इस जांच में ही गड़बड़ी हो? और अगर है तो फिर क्या आलोक वर्मा जी के पास विकल्प है? सुशांत जी, हम लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पीएमओ या गृह मंत्रालय या डीओपीटी न्याय की आखिरी कड़ी है। यथार्थ यह है कि हमारे यहाँ वाइब्रेंट जुडिशरी है। जिसको शिकायत हो, ईश्वरन भंडारी जी बैठे वो बताएंगे। आप लोअर कोर्ट से जाके सुप्रीम कोर्ट तक आप न्याय मांग सकते हैं और हस्तक्षेप मांग सकते हैं, लेकिन वो कोई नहीं करेगा। ये भी भ्रष्ट, ईडी खत्म कर दीजिए, सीबीआई में ताला लगा दीजिए। पुलिस, सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप उस विभाग से लगते हैं जहां मैं हूं।
एक भी आदमी, भले ही मेरे परिवार से आप पूछ लें, कोई आपको संतुष्ट नहीं मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है? हर थाने में ताले लगा दिए जाए, फिर आदमी कहता है हमारे यहाँ थाने लगा दे दिए जाए। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि अगर किसी को शिकायत है और तर्क संगत बात कर रहा है तो न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए कह सकता है, लेकिन वहां कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये आप समझते हैं कि अगर कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, कोई जांच अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण हुई है, उसमें आप हस्तक्षेप मांग सकते हैं। और हस्तक्षेप मांगने के लिए हमारे यहाँ तमाम संस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, उसमें आप जाकर के दस्तक दे सकते हैं। ये तमाम विकल्प हमारे पास एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में है, जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं। हम उससे मुद्दा ढूंढते हैं। आदरणीय उदय राज जी जब राजकीय सेवक थे तो बड़े वरिष्ठतम पद पर रहे हैं, और उनको भी मालूम होगा कि उनके विभाग में भी ये पैरेलल एक रूल्स है कि अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद उसकी कदाचार की शिकायतें आती है तो उसके विरुद्ध वही कार्रवाई की जाती थी, और कई केस पे वो कार्रवाई की भी गई है। ऐसा नहीं कि केवल ये प्रथम ये कार्रवाई है। इनकम टैक्स, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज में तमाम स्तर पे रिटायरमेंट के बाद भी कार्रवाई हुई है और होना चाहिए, क्योंकि अगर हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नहीं दिखाते हैं तो सुशांत जी हम राष्ट्रहित की बात नहीं कर रहे थे। सही बात है। ईश्वरण भंडारी साहब, जो लोग ये मान के बैठे मानना नहीं है, उदित राज को आप सुन रहे हैं, वो एक भी तर्क नहीं दे पाए कि आलोक वर्मा पर क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर इसका हिसाब क्या है? मैं आपको 3-4 उदाहरण दे देता हूं। जैसे इन्होंने कहा अगर करप्शन है, ये रफाल का बहुत बड़ी उदाहरण देते हैं, तो इनको कैग पे विश्वास नहीं है, इनको सीवीसी पे विश्वास नहीं है। उसके बाद इनके पास ऑप्शन होती है, इनके पास ऑप्शन है FIR दर्ज करवाने की, इनको उस पे विश्वास नहीं है किसी भी। उसके बाद इनके पास ऑप्शन होती है कि ट्रायल कोर्ट में जाके दर्ज नहीं हो रही आज किसी मुझे बात करने दीजिए। अरे जो सरकार झूठ बोल सकती है कि कोई आदमी ऑक्सीजन से नहीं मरा, को भी बोलने सरकार के सामने क्या किया जा सकता है? उस संस्थाओं से क्या हो सकता है? आपकी दिक्कत ये है कि आप बोल लीजिए, चलो आप बोल लीजिए, ऐसे कोई फायदा नहीं, आप बोल लीजिए। ईश्वरण आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, तो जैसे मैंने कहा इनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, बहुत सारे विकल्प हैं। ये कैग पे इनको विश्वास नहीं है, सीवीसी पे विश्वास नहीं है, चलो नहीं है। आपको सीबीआई पे विश्वास नहीं है, आपको ईडी पे विश्वास नहीं है, चलो सही नहीं है। आप 156(3) की 200 की कंप्लेंट डाल सकते हैं, वो नहीं डालते आप ट्रायल कोर्ट में। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं रिट पिटीशन में, आप वो नहीं करते। आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस कर दिया है। आप टीवी चैनल पे आते हैं, आप उस पर आरोप लगाते हैं। आप बता दीजिए क्या आपको हमारे देश में किसी संस्था पे विश्वास है या नहीं है, या आप जो बोलेंगे वही देश सरकार है जाएगा। और एक अंत की बात बोलूंगा, आपको तो इलेक्शन में भी विश्वास नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी की 40 से 50 सीटें आएंगी तो आप बोलेंगे ईवीएम खराब है। तो ईवीएम से लेकर कोर्ट से लेकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से लेकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से लेकर आपको कहीं पे विश्वास सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इतने सारे विकल्प हैं डेमोक्रेसी में आपके पास। विश्वास तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं, हमारी जनता के, जो एक अधिकार, एक हथियार माना जाता है आतंकवादियों का। हमारे देश की जो सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के खिलाफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको नजर नहीं आता है? अच्छा उदित राज जी एक बात बताइए, 1 मिनट ईश्वरण जी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट ईश्वरण जी रुकिए। उदित राज जी एक बात बताइए, ये आलोक वर्मा मामले की जांच किससे होती कि आपको लगता कि सही जांच हुई है? इसमें पेगासस में FIR दर्ज आप जाके करा दीजिए ना, सारा कोर्ट का चाल है, कोर्ट कचहरी है, तो आप जाइए ना दर्ज कराइए। 10 में से 1 तो कर लीजिए, 10 ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको एक कर लीजिए। उदित राज जी आपको किस पर भरोसा है जिससे आलोक वर्मा की जांच होती तो आप कहते कि ठीक जांच हुई है? ये डीजी पुलिस रहे हैं तो जाके कराइए ना भाई, कराइए ना इनको। पेगासस में जांच होने के लिए FIR करा लो, अदालत में चले जाओ ना भाई। अरे भाई वही अदालत जब कह रही है आपको राफेल पे, उस अदालत पे भरोसा नहीं, पेगासस मामला अदालत पहुंचेगा, आप कहेंगे अदालत को भी नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीद लिया। आपके लिए बोलने में क्या जाता है? आपने देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। बोला गया, जाके FIR अदालत से और अदालत से राहत ले लो ना भाई, किसको राहत मिल रहा है? आपको सारी लीगल नॉलेज, आपके भी दर्ज करवाते जाके कोर्ट में। आपको लग रहा है करप्शन है, आपको लग रहा है स्पाइंग है, आपको लग रहा है कि देश के हित में आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कोर्ट जाते? सिर्फ टीवी पे क्यों बोलते हैं? आपके पास सत्य हैं तो जाइए कोर्ट में विपक्ष से पूछते हैं। दुनिया में जनता सरकार से पूछती है सवाल, यहाँ के पत्रकार दुनिया से अलग होकर क्यों आप इस तरीके से बैठकर कुछ भी बोलकर चले जाएंगे और आपसे सवाल ना पूछा जाए? इसी पैनल में विपक्ष में नासिर सलीम बैठे हैं, नासिर सलीम भी तो बैठे हैं, वो भी तो तर्क की बात कर रहे हैं, उन्हीं से सीख लीजिए, आपसे उम्र में भी कम है। नासिर सलीम मुझे ये बताइए
कि एक विपक्ष को लेकर जो परसेप्शन बन रहा है और उसमें उदित राज जैसे लोग जो हैं वो आग में घी डालते हैं, और उसका नुकसान आप जैसे लोगों को होता है कि अगर आप सेंसिबली आकर कुछ कहते हैं तो लोगों को लगता है विपक्ष का तो काम ही यही है। आपको लगता है उदित राज जैसे लोग नुकसान कर रहे हैं विपक्ष का? भ्रष्टाचार का जांच फ्रांस में हो। अरे भाई आप उदित राज, मेरा कहना और ना कहना उनसे क्या है वो तो निजी मामला है, मगर मैं बस इतना कहना चाहूंगा सुशांत जी कि देखिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है, और मेरे हिसाब से अभी जनता के बीच हमें भरोसा दिलाना है कि ईडी, सीबीआई और ऐसे कई जो संस्थानें हैं इनकी क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए। और जहां तक देखिए इन मुद्दों का मामला है, जैसे आलोक वर्मा जी का मामला है, और मुझे डर किस बात का है, हमें डर किस बात का है, हमें डर इस बात का है कि जब संविधान को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, और वो खास करके हाल ही में उत्तर प्रदेश में हमने देखा। नासिर भाई मैं एक छोटी सी चीज कहता हूं नासिर भाई, कि कहीं ना कहीं पर तो आकर जो इश्करण भी कह रहे हैं कि किसी पर तो विश्वास कीजिएगा। जब आपका दिल करे आप सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं कीजिएगा, जब आपका दिल करे आप इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर विश्वास नहीं करिएगा। आप चुनाव जीत गए तो ठीक, नहीं तो इलेक्शन कमीशन बिक गया। जब आपका दिल करेगा आप सीबीआई जांच की बात करेंगे, जब मन करेगा सीबीआई को नहीं। कहीं तो एक कोई संस्था होगी। आलोक वर्मा की जांच किससे होनी चाहिए थी, मुझे बता दीजिए फिर। होना चाहिए प्रधानमंत्री से सवाल पूछो। मैं आपसे प्रधानमंत्री नहीं विश्वास कर रहे हैं अपने लोगों के ऊपर। संविधान सबसे ऊपर है, न्यायपालिका पूरे भारत देश में संविधान सबसे ऊपर है और हम संविधान में भरोसा करते हैं। मगर जैसे चीजें हो रही हैं या हुई हैं पीछे हाल ही में, उसमें लोगों का और जनता का भरोसा उठ जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। ऐसा क्या हुआ कि लोगों का नामांकन रोका गया ब्लॉक प्रमुख और पंचायत चुनाव में, अभी जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए। आप ये बताइए समाजवादी पार्टी क्या करती? हम लोगों ने जाके इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट लिखवाई, हमने जाके, जाहिर बात है हम कोर्ट के तरफ मुड़ेंगे, हम जाएंगे, हम जाते आ रहे हैं। मगर मसला क्या है? सवाल यह है कि जब संविधान का मामला आता है, जब उस पर हम बात करते हैं तो उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तब जब आलोक वर्मा जैसे मुद्दे उठते हैं तो जाहिर बात है लोगों में डर है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इनको धमकाया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि लॉ अपना, कानून जो है वो अपना काम करे। अगर सीबीआई के पास वो सबूत है कि इनके पास जांच के लिए इनकी गीता भट्ट जी, आपको नासिर सलीम की बात में दम नजर आता है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से संदेह पैदा हो रहा है? देखिए सुशांत जी, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा आता है तो कोई ईवीएम को दोष नहीं देता है, लेकिन वहीं जब 2019 के लोकसभा के चुनाव का नतीजा आया था तो किस प्रकार से उससे पहले देश में ही नहीं विदेश में कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम के ऊपर प्रश्न लगाए गए थे विपक्षी दलों के द्वारा। उनके बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे थे। तो एक जो ये सेलेक्टिविटी है, ये जो विपक्ष की सेलेक्टिविटी है कि कुछ विषय को लेकर तो आप न्यायपालिका के, अगर आपके अनुरूप जो है निर्णय आता है तो आप न्यायपालिका की प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपके अनुरूप निर्णय नहीं आएगा तो आप न्यायपालिका में भी विश्वास नहीं रखेंगे। और जिस प्रकार से अभी उदित राज जी जेपीसी की बार बार बात कर रहे थे, अरे भाई आप ही के पार्टी के तो नेता जो है, जो आईटी की जो स्टैंडिंग कमेटी है संसद में, उसके वो जो है उसको वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने ही कहा कि जेपीसी की आवश्यकता ही नहीं है। तो बार बार जो है एक सेलेक्टिविटी जो है, ये विपक्ष की जो जनता का भी जो एक भरोसा या एक जो छवि है विपक्ष की। नासिर सलीम, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? मैं आपके पास लौटता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, बहुत छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा में हम लौट रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की बड़ी खबर पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा पर सरकार ने कार्रवाई की सिफारिश की है। उन पर बड़े गंभीर आरोप लगे थे, उनकी जांच हुई और उसके बाद कार्मिक विभाग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है और गृह मंत्रालय जो अमित शाह के पास है, उसने यूपीएससी से कहा है कि आलोक वर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश में एक भ्रष्ट अधिकारी जिस पर जांच हुई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे,
और उसमें अगर भ्रष्टाचार के कुछ सबूत मिले होंगे तभी सरकार ऐसा कह रही होगी। लेकिन विपक्ष एक बार फिर सवाल उठा रहा है कि क्यों यह कार्रवाई हो रही है और सबूत जांच इससे मतलब नहीं, क्लीन चिट सीधे आलोक वर्मा को दी जा रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ नासिर सलीम, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उदित राज, नेता कांग्रेस के, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह, इश्करण भंडारी वकील और गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। कुछ मेहमानों को अभी थोड़ा और जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उदित राज जी एक बात बताइए, आपका इतना लंबा अनुभव है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप खुद आए और बोले कि हां ये ठीक हुआ, इतनी लंबी जांच हुई और उसके बाद अगर कार्रवाई हो रही है तो ये ठीक है, तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनेगी। फिर जब आप अगली बार कुछ सवाल उठाएंगे तो लगेगा, लोगों को लगेगा कि हां ये जहां ठीक होता है वहां ठीक बोलते हैं, जहां गलत होता है गलत बोलते हैं। ये आपको अंदर से नहीं लगता? देखिए, ऐसा है कि ये वैमनस्य बस और मोदी जी का जो तरीका है रिवेंज लेने का, ये आलोक वर्मा जी के ऑफिस में 2 बजे रात कभी रेड कराई गई जब उन्हें मोदी जी को पता लगा कि राफेल में वो FIR दर्ज करने वाले हैं, तो किस तरह से उनके साथ में व्यवहार किया। ये सब मैं सरकार में रहा हूँ, मैं कमिश्नर इनकम टैक्स रहा हूँ। इतना डिस्क्रेशन होता है अधिकारी का, चाहे जितने रूल्स रेगुलेशन हो, आप चाहे जैसे मरोड़ सकते हो, एक ईमानदार को भ्रष्ट बना सकते हैं, भ्रष्ट को महान पवित्र कर सकते हैं। तो सर DOPT बंद कर दें की भावना है। वास्तव में अगर सरकार निष्पक्ष है, नहीं, आप सुन तो लीजिए, अगर मुझसे ये अगर मैं, या तो मेरी बात सुन लीजिए, गलती से आपके यहाँ आ गया, बोलने का मौका दे दीजिए। सर मैं आप ही तब से बोल रहे हैं सर, अब आगे से हो सकता है सोचा जाएगा। मेरी बात पूरी नहीं होती, बीच में आप मेरी बात पूरी होती नहीं, आप बीच में आ जाते, बाकी को आप सुनते रहते हैं। तो कृपया मुझे थोड़ा सुन लीजिए आप। मैं ऑफिस प्रोसीजर वगैरह सब जानता हूँ, इस देश में क्या हो रहा सभी जानते हैं। कभी ईडी का छापा जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के घरों पर हुआ है। बंगाल में क्या है कि चुनाव हो रहा था, कितने लोगों के ऊपर घर पर छापा पड़ा है। 2 दिन पहले 1 दिन पड़ा ईडी का छापा, किसके ऊपर पड़ा भाई? एक आप ये बताइए, कोई कानून है इस देश के अंदर? मैं इनकम टैक्स में ATG में एक जब्त देख चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड है उसका भी है। RTI PM केयर फंड में नहीं लागू हो सकती है? गवर्नमेंट का पैसा है भाई, कौन सा कानून लागू हो रहा है इस देश में? ऑडिट नहीं हो सकता? चलिए, मुझे लगा था आखिरी कोशिश करके देखता हूं, शायद आप कुछ तार्किक बात करें, लेकिन वो उम्मीद भी मेरी जो है वो धराशायी हो गई। अब मैं उम्मीद रखता हूं कि जब पैनल में 5 लोग हों और दूसरे विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता भी इसका स्वागत कर रहे हों, 4 लोग कह रहे हो कि ठीक हो रहा है, देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है, तो अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं और जल्दी हो जाना चाहिए था। उदित राज कहते हैं कि ये वैमनस्य है, अगर वैमनस्य होता तो 2 साल जांच में थोड़ी लगती, उसी वक्त कर दिया जाता। जैसा उदित राज कह रहे हैं कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं और सब सेट हो जाता है। अब मैं पब्लिक पर छोड़ता हूं, वही तय कर लेगी कि क्या विपक्ष वाकई गंभीर है इस देश को आगे ले जाने को लेकर। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। 5 मिनट में 50 बड़ी खबर अब आपको दिखाता हूं, देश दुनिया का 360 डिग्री कवरेज। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी को लॉन्च किया। साथ ही पीएम मोदी ने ई-रूपी से भ्रष्टाचार कम होगा, इसकी बात कही। ई-रूपी के लॉन्च पर पीएम ने कहा, इससे गरीबों को मदद मिलेगी, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में आसानी आएगी। पीएम मोदी ने सीमा विवाद को लेकर असम के सांसदों के साथ अहम बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह